आज पढ़ने वाले हैं सिविक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हम ये जानेंगे कि हमारी इलेक्शन मशीनरी कैसे काम करती है और इन जनरल इंडियन इलेक्शन मशीनरी कैसे काम करती है। लेकिन उसके लिए ये बहुत जानना जरूरी है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर वी अबाउट टू स्टडी। प्रथम मित्तल, रिद्धि, जैन, कोई तो मुझे बताओ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर के थ्रू गए हो, गो थ्रू हुआ है भैया, बताओ क्या पढ़ना है उसमें। नहीं मामा, अभी स्कूल में नहीं पढ़े। ओके चलो हम भी नहीं पढ़ा। ओके, आई विल टेल इट नाउ। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे पहले तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि इलेक्शन खुद क्या होते हैं, जो कि सबको ही पता है, लेकिन ये मैं एक बार फिर से बताऊंगी कि इलेक्शन क्या होते हैं। फिर हम ये बताएंगे कि इलेक्शन कितने टाइप के होते हैं, जो मैं ऑलरेडी डेमोक्रेसी में पढ़ा चुकी हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन, बट ये मैं दोबारा यहाँ पढ़ाऊंगी। उसके बाद इलेक्शन का प्रोसीजर बताएंगे, कैसे क्या इलेक्शन अगर लड़ना है, मान लो प्रथम का कल मन हो जाएगा अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तब मैं पास नहीं करूंगा, क्योंकि इलेक्शन में लड़ने के लिए इंडिया में एजुकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं है। अनपढ़ लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो प्रथम ने डिसाइड करा है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सीधे मुझे इलेक्शन में घुसना है। तो प्रथम कैसे नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, कैसे वो खड़ा हो सकता है, और कौन कौन लोग प्रथम को हरा सकते हैं, क्योंकि तुम में से कोई जिताना तो चाहेगा नहीं इसको, वो भी मैं बता सकती हूँ। ठीक है, तो इन जनरल इंडिया में इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से टाइप के इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ, बस क्या प्रॉब्लम है और क्या रिफॉर्म की जरूरत है, इतना सा है ये चैप्टर। अगर ढंग से पढ़ेंगे तो 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन ठीक है 15-20 मिनट मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से 40 मिनट एक लेक्चर में तो फिर भी हो ही जाना चाहिए। चलो भाई शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्शन, इतना तो बता ही सकते हो। प्रथम मित्तल बताओ, व्हाट इज इलेक्शन। बताओ व्हाट इज इलेक्शन, और जस्ट बताओ व्हाट इज इलेक्शन। Election is when it is chosen by the other people. ओके, अगर मैं बोलूं इट इज अ सिस्टम, डाल लो ये हेडिंग और लिखना शुरू करो। इट इज अ सिस्टम ऑफ selecting representative from people। होता है कि नहीं। मान लो क्लास में, oh my God, मान लो क्लास में 10 लोग हैं। आज से प्रथम मित्तल के लिए सारी तारीफें बंद, क्योंकि ये मेरी किसी बात का जवाब नहीं देता, बिगड़ रहा है ये। तो मान लो ये 10 लोग क्लास में बैठे हो। मैं तो दे रहा हूँ आंसर। हाँ मुझे तो सुनाई दिया नहीं, कहाँ दे रहे थे। तरंगों में नहीं देना है जवाब, ऐसे बोल के देना है। 1 2। आपने मुझसे पूछा तो था, तो जवाब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आपने पूछा पॉलिटिक्स के बारे में क्या जानते हो, तो मैंने बताया तो था कि अभी चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ। तुम एक काम करो, क्लास खत्म होने के बाद सीधे जाना डॉक्टर के पास, समझ गए। उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग देखना और रियलाइज करना कि मैंने क्या पूछा था तुमसे। मैंने तुमसे इलेक्शन की डेफिनेशन पूछी थी, और जो तुम बात बोल रहे हो वो मैंने उसके पहले पूछी थी। 1 2 3 4 5 10 लोग हैं। अभी ये 10 लोग एक क्लास में बैठे हुए हैं। हर एक क्लास में एक सीआर होता है, वो हिंदी वाला सीआर नहीं, सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, समझ गए। अब ये सीआर 10 में से कोई एक आदमी बन सकता है, सही बात है। ये दीदी बनेंगे या भैया बनेंगे, डिपेंड करता है कि उस क्लास का कॉम्पोजिशन कैसा है। दीदी अगर एक्सेस में हुई तो भैया को जिता देंगे, भैया एक्सेस में हुए तो दीदी को जिता देंगे, यही चलता रहता है स्कूल में। ठीक है, मान लो 10 लोग हैं, 10 में से कोई एक बन सकता है। तो 10 में से कोई एक बनेगा तो कोई तो तरीका होगा जिसमें से सेलेक्ट किया जाएगा कि 10 में से कौन सा सीआर बनेगा। मान लो सिमरन हमेशा रिस्पॉन्ड करती है, तो आज से मेरे क्लास में ये है रेफरेंस का एग्जाम्पल का रेफरेंस, ये है सिमरन, इसको सीआर बना दिया गया। तो सिमरन के लिए वोट किया बाकी लोगों ने। अब अलग अलग टाइप की वोटिंग होती है, जिस तरह तुम लोग क्लासरूम में सीआर बनाने के लिए वोटिंग करते हो, वैसी वोटिंग हमारे इंडिया के लेवल पे नहीं होती पीएम चुनने के लिए, लेकिन कोई ना कोई टाइप की वोटिंग तो यहाँ हो ही रही है।
नाम लिख के दे दिया, हाथ खड़ा कर दिया, सीटी बजा दी, डेस्क बजा दिया, कुछ तो करते ही होगे, कोई ना कोई तरीके से अपनी सहमति जताते हो कि भाई सिमरन को सीआर बना देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो है इलेक्शन। अब इसका इन्वेंशन क्यों हुआ है, क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्शन? सीआर क्या है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ओके। एग्जाम्पल दिया गया इलेक्शन का। अब जरूरत क्या पड़ गई, क्यों पढ़ेंगे, मतलब इलेक्शन करना क्यों पड़ा? अगर तुम्हें डेमोक्रेसी में याद होगा, और याददाश्त ठीक काम करती है, तो उस केस में तुम्हें याद होगा मैंने पढ़ाया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब जहां पर सारे के सारे लोग, मान लो कि एक सिटी में 10 लाख लोग रह रहे हैं और 10 लाख के 10 लाख लोग पॉलिटिक्स के डिसीजन में एकदम इन्वॉल्व है। मान लो कि कल को अगर कोई लॉ पास करना है तो पूरे 10 लाख लोग को बुलाया जाएगा और इनसे वोटिंग करवाई जाएगी, तो उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। तो जो भी थोड़ा भी लॉजिक लगाओ समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जब हम खुद ही डिसीजन ले रहे हैं कि हमको ये वाला कानून चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमको क्या जरूरत है हमारे रिप्रेजेंटेटिव की। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इलेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान खुद ही वोटिंग कर रहा है कि उसको ये रूल चाहिए या नहीं चाहिए। प्रॉब्लम तो ये है कि कम पॉपुलेशन की कंट्री है। क्या बेटा? मैम बट वो तो कम पॉपुलेशन वाली कंट्री है ना। हाँ, तो अब लेकिन क्या ये पॉसिबल है? प्रोसीजर तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मैंने बता दिया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो इलेक्शन करने की क्या जरूरत, तुमको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की क्या जरूरत, जब तुम खुद ही वोट कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर क्या पॉसिबल है, तो बड़ी कंट्री में, अब हमारे यहाँ 130 करोड़ लोग हैं, हर एक रूल के लिए अगर 130 करोड़ लोगों से वोटिंग करवाएंगे तब तो हो चुका, पूरे साल में 3-4 लॉ भी नहीं पास हो पाएंगे, ऑफिस जाना स्कूल जाना दूर की बात। तो उस केस में जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या एक और चीज होती है, बहसबाजी। क्योंकि जब सारे लोग बैठ के बातें करेंगे तो प्रथम बोलेगा कि मेरे को शिवांग की बात नहीं पसंद, शिवांग बोलेगा मेरे को सिमरन की बात नहीं पसंद, सिमरन बोलेगी मेरे को अपूर्वा की बात नहीं पसंद, तो यही चलता रहेगा पूरे टाइम, चक्कर ही चल रहा है कि इनको वो उनको मना रहे हैं, वो उनको मना रहे हैं, वो उनको मना रहे हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। कम्बरसम का मतलब इट्स नॉट इजी, क्योंकि तुमको पता है सबको खुश करना तो किसी के बस की बात नहीं है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जब सारे लोग हाथ उठाएंगे तो मैक्सिमम लोगों को एक्सेप्ट करना, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर हर एक आदमी अपने लिए खुद वोट कर पा रहा है, तो उससे बेटर बात क्या होगी? तब तो जनता का एकदम सही का सही वो मिल जाएगा नतीजा कि एक्चुअली जनता क्या चाहती है। लेकिन ये पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पहली बात कि डिस्कशन और डिबेट बहुत लंबे खिंच जाते हैं, दूसरी बात ज्यादा पॉपुलेशन में कर नहीं सकते, तो अब करें क्या? तो ज्यादा पॉपुलेशन में और डिस्कशन और डिबेट में अपने अननेसेसरी टाइम को वेस्ट हो जाए, ये दो रीजन है। इनको बचाने के लिए हम लोग किसी भी डेमोक्रेसी में क्या अपनाते हैं? इलेक्शन। इलेक्शन क्यों करते हैं? ताकि जितनी, मान लो तुम्हारी 130 करोड़ पॉपुलेशन है, तो तुम्हें 130 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है, तुम्हें शायद 500-600 लोगों की जरूरत है। देख लो अब रेशियो, इतने एमपी हैं, 543 है वैसे तो, बट नियरली 543 एमपी फॉर होल कंट्री। 130 करोड़ लोगों के लिए 543 एमपी लोग लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट में बैठ के। तो तुम बोलोगे ये तो कैसा रिप्रेजेंटेशन हुआ, 543 लोग 130 करोड़ लोगों में रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो डेमोक्रेसी के नाम पे छलावा है। ऐसा नहीं है, ये तो केवल सेंटर में है। स्टेट में अलग उनकी विधानसभाएं होती हैं, वहां पे सब जगह वहां भी बैठे हैं 250-300 लोग, पॉपुलेशन के हिसाब से कहेंगे 500-500, तो वहां पे वो स्टेट लेवल पे है। फिर डिस्ट्रिक्ट में भी पंचायत होती है। तो हमने लेवल बांट दिए हैं कि हर लेवल पे छोटे इलेक्शन करवाते हैं, उस इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं, फिर उससे बड़ा लेवल स्टेट लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल सेंट्रल लेवल। ये बात है कि बड़े वाले जो मैटर है पूरी कंट्री के, वो केवल इन 543 लोगों के हाथों में ही डिपेंड करता है। ठीक, उसके अलावा राज्यसभा के लोग सपोर्टिव वोटिंग करते हैं, लेकिन अगर राज्यसभा के लोगों के 250 भी मिला लो, कुल मिलाकर के जिसको इसके पहले का एक भी शब्द समझ में नहीं आया, उसको इतना समझना है कि जो देश के बड़े बड़े नियम कानून है, वो 543 लोग जो कि लोकसभा में बैठते हैं, 250 लोग जो कि राज्यसभा में बैठते हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर, रेखा भी हमारी शामिल है, जया बच्चन भी है, ऐसे लोग दिखते हैं ना पार्लियामेंट में, ये लोग राज्यसभा के मेंबर है। ये इलेक्शन के थ्रू नहीं जाते, नॉमिनेशन के थ्रू जाते हैं। अपनी अपनी फील्ड में अगर तुमने बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली है, मान लो कल सिमरन साइंटिस्ट बन गई और एपीजे अब्दुल कलाम को बीट कर दिया उन्होंने, तो बिना कुछ करे इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, राज्यसभा में उठा दिया जाएगा। ये इंडिया का प्रोसीजर है। तो राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं, वो लोग, कुछ लोग राज्यसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड भी होते हैं, अभी डिटेल में बताएंगे। फिलहाल की बात ये है कि लोकसभा के 543, राज्यसभा के 250, इतने लोग मिलके नियरली 5-2-7 और भाई जोड़ो, ये नियरली 800 लोग है। 800 लोग मिलके पूरे भारत के भाग्य विधाता है, यही भारत का भविष्य तय करते हैं। कल को अगर ट्रैफिक के लिए कोई लॉ बनाना पड़ेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई लॉ बनाना पड़ेगा, या मान लो ये बोल दिया जाएगा कि नवी के कोई भी छात्र को 10वीं में प्रमोट करेंगे ही नहीं, सारे को फेल कर दो,
सबके सब घर बैठेंगे। तो ये वाला लॉ भी यही पार्लियामेंट बनाएगी और फिर तुम लोगों की लग जाएगी। तो कुल मिलाकर के पूरी कंट्री के जो लॉ है, जो बड़े पूरी कंट्री के, स्टेट के लॉ अलग बनते हैं, पूरी कंट्री के जो पूरी कंट्री में एक साथ लगते हैं बड़ी बड़ी मैटर्स पे, ठीक। तो वो वाले जो लॉ है वो ये लोग ही बैठ के बनाएंगे और यही लोग आपके रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे सबके हैं, हमने चुने हैं। तो ये है इलेक्शन का प्रोसीजर, जिसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए थोड़े से लोगों को सिलेक्ट करके पार्लियामेंट में बैठा दो, आप लोग अपना नौकरी करने जाओ और आपके बिहाफ पे ये लोग वहां बहस करेंगे। तभी तो फिर इनको क्या बोला जाता है, जनता का सेवक, क्योंकि ये तुम्हारा काम करने वहां बैठे हैं, लेकिन धौंस ऐसे दिखाते हैं जैसे हमसे कोई एहसान कर रहे हो। एक्चुअली हमने अपना काम देके इनको वहां भेजा है, क्योंकि हमको ऑफिस जाना होता है, इसलिए हम इलेक्ट करके इनको वहां बैठाते हैं। लेकिन इनको लगता है कि ये भगवान है, तो ये इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत प्यार से बातें करते हैं और उसके बाद में फिर इनके दफ्तर पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इलेक्शन में बहुत ज्यादा बदनाम है इंडिया की इलेक्शन मशीन पे। खैर कहानी तो चलती रहेगी। कुल मिला के बात ये है कि इलेक्शन का मतलब ये है कि ये एक सिस्टम है जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं, बस इतनी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्यों करते हैं? बिकॉज the direct democracy or the direct participation of people is a cumbersome process. It takes a lot of time, and for maintaining or for the management of the big population, it is not so easy to have it is not so easy to make laws with the help of everybody. So we have to choose our representative. ये कभी नहीं आएगा कि क्यों हमको इलेक्शन चाहिए, तो मैं केवल डेफिनेशन ही पूछा जाएगा। लेकिन बाई चांस पूछ दिया जाए तो टेंसेस तो पढ़ रखे हैं, तो बना लेना। रीजन मैंने बता दिया कि रीजन क्यों, ठीक। तो अब तुम लोग लिखोगे डेफिनेशन पहला पार्ट, उसके बाद में ये सीआर वाला डायग्राम बनाना है तो बना लो। रीजन फॉर इलेक्शन। हाँ मैम, मैंने ना एक डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा था कि इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द सिटीजंस आर कैंडिडेट्स फॉर देमसेल्व्स। मैम ये स्टेटमेंट ट्रू है? ऑब्वियसली, अगर तुम देखो कैंडिडेट क्या होता है, जो इलेक्शन लड़ता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो सिटीजन है वही कैंडिडेट है, क्योंकि हर एक इंसान कैंडिडेट है उसमें, क्योंकि हर एक इंसान इलेक्शन के बराबर पावर है ना उसके पास। अगर पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, अभी कोई भी लॉ पास करेगी तो गवर्नमेंट तुम्हारे घर पे नहीं आएगी साइन कर दो सर इसमें। क्यों? क्योंकि तुमने तो ऑलरेडी बैठा दिया उनको पार्लियामेंट में, तुम्हारे हाथ से पावर छिन गई है अब, क्योंकि तुमने अपनी पावर एमपीज को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे नहीं होता कि वापस ले लिया आप तो मेरे घर आइए साइन कराने, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। एक बारी अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन ने बना रखा है, हमारे तुम्हारे मम्मी पापा ने भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि आज से सिटीजन की सारी पावर पार्लियामेंट के वाले लोगों के पास में है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा है, हमको इलेक्शन करके इनको भेजना ही होगा, उनको पावर देनी ही पड़ेगी। तो वो सिस्टम में हमने अपनी पावर ट्रांसफर कर दी। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने अपनी पावर ट्रांसफर ही नहीं करी, क्योंकि हम तो खुद ही वोट दे रहे हैं ना, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव हो गए खुद के। लेकिन जहां हम इंडिया में जी रहे हैं वहां पे हम खुद के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे माई बाप जो बैठे हैं पार्लियामेंट में दिल्ली में, मोदी जी और उनके अंधभक्त, समझ रहे हो, वो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव। हमारे पास बस एक ही काम बचा है कि हाथ से आदमी से पढ़ सकते हैं और थोड़ी बहुत बुराई कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज अ सिस्टम ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पीपल। लोगों से अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर लिया, वो ही है हमारे लिए हमारी इलेक्शन। अब इसका रीजन क्यों चाहिए, जिसको रीजन लिखने में मजा नहीं आ रहा वो वाई लिख ले। वाई वी नीड इलेक्शन? पहली चीज, कंट्रोलिंग या फिर मैनेजिंग लार्ज पॉपुलेशन इज नॉट इजी। मैनेजिंग लार्ज पॉपुलेशन थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी नॉट इजी, पहला रीजन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लार्ज पॉपुलेशन को, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब तो समझ ही गए होंगे, डेमोक्रेसी में पढ़ा है, जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट नहीं करते, खुद ही वोट देने बैठ जाते हैं लॉज पे, वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। मैं किसी को इलेक्शन करके वोट देके पार्लियामेंट नहीं भेज रही, कोई भी लॉ है मेरे घर लेके आओ मैं साइन करूंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है? टू अवॉइड अननेसेसरी डिस्कशन एंड डिबेट। बस ये तो हो गए इलेक्शन और इलेक्शन का रीजन। ओके, लिख लिया? लिख लो फटाफट। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो ये है कि इंडिया में इलेक्शन कैसे होती है, ठीक। तो अब मैं तुम लोगों को बच्चों की तरह एकदम एक एक चीज बताने वाली हूँ। एक होती है
रूलिंग पार्टी। कौन है रूलिंग पार्टी इस वक्त? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी जो रूल करती है उसके नाम पे रखा है रूलिंग पार्टी, जो फिलहाल रूल में है। अगली है ऑपोजिशन। कौन है ऑपोजिशन? कांग्रेस, पप्पू पार्टी, पीपी। पप्पू पार्टी इज हमारा ऑपोजिशन। ये प्रोसीजर है, तुम लोग को ऑलरेडी पता है, बट पढ़ाना यही है इस चैप्टर में कि एक रूलिंग पार्टी होती है, एक ऑपोजिशन पार्टी होती है। इलेक्शन से पहले इन दोनों में से कोई भी रूलिंग कोई भी ऑपोजिशन नहीं है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट में जो जीतेगा उसको रूलिंग बोलेंगे, जो हारेगा सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी वो ऑपोजिशन में जाती है। हारना भी इज्जत के साथ होता है, ऐसा नहीं कांग्रेस जैसे हार गए। इस बार तो कांग्रेस को इतनी सीट भी नहीं मिली थी कि वो ऑपोजिशन का रोल प्ले कर सके, समझ गए? तो मिनिमम 10% सीट्स चाहिए होती है ऑपोजिशन बनने के लिए, उतनी भी नहीं आई थी, ठीक है, कांग्रेस की। तो ऑपोजिशन में यानी कि अगर मान लो इनके जीत गए 230 और इनके हैं 130 और इसके 130 कांग्रेस के हैं, उससे ज्यादा किसी और पार्टी के नहीं है। फर्स्ट नंबर पे आई है बीजेपी और सेकंड नंबर पे आई है कांग्रेस। तो ये समझ लो कि जो फर्स्ट नंबर पे आती है वो रूलिंग पार्टी होती है, और जो सेकंड नंबर पे आती है, जो थोड़े से अंतराल से हार जाती है, वो बनती है ऑपोजिशन। क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी को ही ऑपोजिशन बनाया जाता है, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, बहुत सारी पार्टी होती है, लेकिन जो सेकंड नंबर पे आती है, जो लार्जेस्ट होती है, मतलब रनर अप को बना दिया जाता है ऑपोजिशन। किस किसको समझ में आ गया? मैम आ गया। बताओ दिनेश। मैम मेरा एक डाउट है कि मैम जब कांग्रेस को 10% वोट भी नहीं मिले तो इस बार ऑपोजिशन कौन बना? ऑपोजिशन का रोल कौन निभा रहा है? कोई ऑपोजिशन नहीं है इंडिया में इस वक्त। इज्जत बचाने के लिए खुद से ही लॉ निकाल के कांग्रेस को ऑपोजिशन का रोल दे दिया गया। इंडिया हैज नो करेंट वर्किंग ऑपोजिशन, और यही रीजन है कि ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को घर भी खाली करवाया जा रहा है। ओके मैम। सुना है प्रियंका वाड्रा जी का घर खाली हो गया है? हाँ मैम, उन्होंने लेटर यस मैम। ठीक है भैया, चलने दो, क्या करना है अपने को, ये लोग तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो फंडा ये है कि इंडिया इज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। मल्टी पार्टी बहुत सारी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। तो होता ये है कि ये है एक कंट्री, आई फॉर इंडिया, इसमें ढेर सारी पार्टी है, ठीक। ये सारी पार्टी में 3 पार्टी मेन है, ये छोटी छोटी पार्टी है जो स्टेट में है, ममता बनर्जी की, सपा, बसपा, ये छोटी छोटी हैं, अलग चल रही है। 3 मेन पार्टी है, इनका इलेक्शन चल रहा है। इन 3 पार्टी में मान लो ये जीत गई, विनिंग, तो ये बन जाएगी रूलिंग पार्टी, आर विनिंग। ये लूजिंग बन जाएगी ऑपोजिशन। और ये नीचे वाले हैं, इनका मन करेगा तो इनको सपोर्ट करेंगे, वरना ये पार्लियामेंट में बैठ के अपना हाथ ऐसे खड़ा करते रहते हैं जब कोई बिल आता है, ठीक है। तो ये ऑपोजिशन वाला जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन या फिर डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि रूलिंग पार्टी एक बार अपनी पास सरकार बना लेगी अगर अलग, तो अब शुरू कहाँ से करना है? अभी तक तो डेफिनेशन ही केवल पढ़ा इलेक्शन का, तो बोलोगे ये सब कहाँ से आ गया? तो पहला तो टॉपिक था डेफिनेशन ऑफ इलेक्शन, अगला टॉपिक था व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, जिसमें 2 पॉइंट लिखे थे। अब अगला जो टॉपिक है वो ये है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरह का इलेक्शन होता है। तो जिसको अगली हेडिंग डालनी है वो ये डाल ले, इलेक्शन सिस्टम। हाँ मैम, आपने रूलर और अपोजिशन के नीचे 230 और 130 लिखे हैं, ये क्या है? ये कैंडिडेट? मैंने बाई चांस एग्जाम्पल के लिए लिख दिए थे कि मान लो 230 इनके जीत गए, 130 उनके जीत गए, एमपीज जो इलेक्शन में खड़े हैं। तो अगली हेडिंग डालोगे इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया, और इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया में ये डालोगे इंडिया इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इसको लिखो इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया, फिर लिखो मल्टी पार्टी सिस्टम, बनाओ ये डायग्राम, और ये डायग्राम में ये लिख लो कि ये वाली जीत गई और वो वाली हार गई। तो ये जीत गई वाली है, ऐसे डायग्राम बनाते हो सब याद रहेगा, ये जीत गई ये हार गया, ओके। तो ऐसा जब इलेक्शन हो जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम, तो आफ्टर इलेक्शन बनती है एक रूलिंग पार्टी और एक ऑपोजिशन, जो ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो बेसिकली इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया लिखना है, फिर ये मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया एक, ये भी लिखना है, फिर ये डायग्राम बनाना है, और फिर इलेक्शन रिजल्ट में लिखना है कि वन इज रूलिंग पार्टी, अदर वन इज अपोजिशन। इतना तक समझ में आ गया? कोई है जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग केवल और केवल इंडिया के इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं, कोई डेफिनेट घटनाक्रम नहीं है इसका, बस इंडिया के बारे में। बॉक्स में क्या लिखना है? किसमें? बॉक्स में। ओके, आई गॉट इट। अभी उतने बड़े तुम लोग नहीं हुए जितना मैंने सोचा, मैं खुद ही लिख देती हूँ।
रीजंस तक तो मैंने खुद ही लिख दिया था, आगे लिखना है इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का इलेक्शन कैसा है, इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया हैज मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी का मतलब क्या होता है? मैम उसमें बहुत सारी पार्टी इन्वॉल्व होती है इलेक्शन में। यस, मल्टीपल पार्टी सिस्टम। ये इलेक्शन एक पार्टी नहीं लड़ती, ढेर सारी पार्टीज लड़ती हैं। इंडिया हैज मल्टी पार्टी सिस्टम। वन हु विन्स इलेक्शन becomes ruling party. party. Other parties forms opposition. ठीक है, फिर ये ट्रायंगल वाला डायग्राम, ये है विनर बीजेपी, लूजर कांग्रेस। जो बीजेपी है वो है रूलिंग, जो कांग्रेस है वो है ऑपोजिशन। कोई डाउट है? अब लिख लो फटाफट इसको। अब मुझे एक डाउट है, पूछो भैया। मैम चाइना डिक्टेटरशिप को फॉलो करती है या वन पार्टी रूल? डिक्टेटरशिप है। ना China is actually a socialist democracy with one party system on document, on record वो it's a democracy with one party system। ये बात और है कि वहाँ इलेक्शन केवल एक ही पार्टी होती है। मुझे नहीं पता कि कैसे इसको जस्टिफाई किया जाता है। क्लास में एक ही बच्चा पढ़ रहा है और वो फर्स्ट आ रहा है, इस बात पर वो गर्व भी कर रहा है। So it's that kind of a system कि वहाँ एक ही पार्टी है, वो अपने पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है और वही उन्हीं चॉइस में से इंसान को सेलेक्ट करना होता है। 2-3 लोग होते हैं, उनमें आपको जिसको वोट देना आप दे सकते हैं। तो कहने के लिए तो इट्स अ वन पार्टी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी काइंड ऑफ अ सेटअप, बट एक्चुअल में वो डिक्टेटरशिप का एग्जांपल है क्योंकि चॉइस नहीं मैम पर इलेक्शन का फिर फायदा क्या हुआ? वो तो अपने ही कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और जीतेंगे भी वही, क्योंकि कोई वही बात तो कह रहे हैं ना बेटा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। उन्होंने वन पार्टी सिस्टम भी इसीलिए रखा हुआ ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि वो कितने लिबरल हैं, बट एक्चुअल में तो उनके सिस्टम अलग है ना। उनका सिस्टम वही है, लोगों को डोमिनेट करके रखने वाला, अपने हिसाब से वो चलाना चाहते हैं कंट्री को। वो उनके यहाँ उतनी आजादी नहीं है जितनी आजादी अपने यहाँ है। अपने यहाँ तो 8th और 9th क्लास का बच्चा भी पेरेंट को उल्टा जवाब दे सकता है, 8th-9th का बच्चा सरकार को भी अब्यूज कर सकता है, लेकिन वहाँ ये सब अलाउड नहीं है। वहां पर अगर बैंक कर्मचारी ढंग से काम न किया तो पब्लिकली गंजा कर दिया जाता है। वहां पे टॉर्चर सिस्टम बहुत डिफरेंट है इंडिया से। खैर एनीवे हम किसी दिन चाइना के बारे में डिटेल करेंगे, जल्दी हम एसएसटी के सिलेबस में आगे की तरफ पढ़ेंगे। अब मैंने ये डिसाइड करा है कि हम जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद सेकंड राउंड में हम केवल क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे ताकि एंड तक सबको सब कुछ रट जाए, तुम लोगों को एसएसटी से पार लग जाए, नहीं या पढ़ना ही ना पड़े एग्जाम टाइम। हाउ अबाउट दैट? जब पढ़ना ही नहीं पड़ेगा तो तुम लोग मैथ साइंस में बेटर फोकस कर पाओगे, शायद उसमें भी अच्छे नंबर ले आओ। मेरे में तो आने ही है। इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है, सही बात है, बहुत सारी पार्टी हैं। तो उसमें क्या होता है, जो जीत जाती है उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं क्योंकि रूल करती है, जो हार जाती है उसको ऑपोजिशन बोलते हैं। चलो ठीक है, ये बात पता लग गया। ठीक, ओके। उसके बाद इलेक्शन ऑफ, इसके नीचे लिखो टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, कि किस तरह के इलेक्शन आप करेंगे। मेरे को कोई बता सकता है किस किस टाइप के इलेक्शन होते हैं? हम ईवीएम ही तो होता है ना बच्चा, वो तो टेक्निक है। अभी टाइप्स ऑफ वो अभी नहीं आए, वो तो बहुत दूर है वो टॉपिक। टाइप्स ऑफ इलेक्शन। मैम यहाँ पे इलेक्शन सिस्टम खत्म हो गया। कहाँ पे? मैम ये अभी आप नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये खत्म हो गया ना? हाँ, ये खत्म हो गया। इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया यही है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, जो जीत जाती है वो रूलिंग, जो हार जाती है वो बीजेपी, जो हार जाती है वो ऑपोजिशन। और ऑपोजिशन का रोल अभी मैं बताऊंगी, बट ऑपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑपोजिशन का रोल सरकार को नीचा दिखाना नहीं है, ऑपोजिशन का रोल है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि अगर तुम कोई बुरी बात भी बता रहे हो तो उसमें जनता का भला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल बीजेपी काम कर रही है, लेकिन बीजेपी के टाइम पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो कांग्रेस को एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाना चाहिए, ना कि उसको लोगों को उकसाना चाहिए ताकि वो दंगे करें और आपस में झगड़ा करें। तो ऑपोजिशन एक्चुअली एक लूजिंग एंड है। तो अभी तक इंडिया में लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि ऑपोजिशन का कोई रोल भी हो सकता है। तो लोगों को लगता है जो हार गया वो तो फालतू है, जो जीत गया बस वही काम करते हैं। नहीं, जो पार्टी हार गई है और बहुत कम अंतराल से हारी है, वो पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर रूलिंग पार्टी कोई ढंग से काम नहीं कर रही है तो वो बात वो लोगों के सामने, जो कि पार्लियामेंट में वो करते हैं, और जनता के सामने भी उनको लेके आनी चाहिए। अगर बीजेपी कोई बिल लाती है तो आज की डेट में कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये बताए कि बिल में क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि एक इंसान की अकल से बेटर है बहुत सारे लोगों की अकल, इसीलिए सिस्टम लिया गया है ये ढेर सारे लोगों का, वरना हम भी डिक्टेटरशिप पे चले जाते हैं। लुई 16 का राज क्या बुरा था फ्रांस में, वो भी तो अकेला इंसान सब कर रहा था। तो इतना बड़ा सिस्टम पार्लियामेंट इसीलिए बनाया है क्योंकि सबको लगता है कि एक की अकल से बेटर है, ढेर सारे लोग मिलकर के बैठेंगे। मान लो ये तो इम्पॉसिबल है कि 130 करोड़ लोग साथ में बैठ के कोई डिसीजन ले, बट ये तो पॉसिबल है कि 1000 लोग बैठ के साथ में कोई डिसीजन ले। तो हमने बीच का रास्ता चुना है, जहां पे एक इंसान मोनार्की या किंग था, हम नहीं रह पाए क्योंकि वो अत्याचार करता था। 130 करोड़ इकट्ठे डिसीजन ले नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत डिले होगा और बहुत ज्यादा बसर मच जाएगी। तो बीच का रास्ता चुना जिसमें हमने 130 करोड़ लोगों ने कुछ लोगों को इलेक्ट करके थ्रू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन भेज दिया और वो लोग हमारे बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप 130 करोड़ लोगों के साथ में नहीं बैठ सकते, लेकिन 1000 लोग तो बैठ करके सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं। अभी 1000 लोग में 300 लोग मेजोरिटी के साथ जीत गए, केवल 300 लोग काम कर रहे हैं, बाकी 700 लोग रो रहे बैठ के कि हम तो हार गए, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो तुमने एक तरह से डेमोक्रेसी का पूरा ढांचा बिगाड़ दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी का ढांचा इस बात पे डिपेंड करता है कि 545 सीट्स है मान लो लोकसभा में, उसमें 545 की मेजोरिटी 550 की अगर मान लो तब भी मेजोरिटी हो गई 275। अब 275 से ऊपर की मेजोरिटी, जिसको भी 275 वोट मिल गए, मान लो बीजेपी को इस बार 300 मिल गई थी, तो वो तो जीत गया, वो तो रूलिंग बन गए। तो ये बचे हुए 275 लोग क्या करेंगे? ये क्या घास छीलेंगे अगले 5 साल कि हम तो हार गए, अब दोबारा जीतने का वेट करेंगे, जब जीतेंगे तभी कुछ करेंगे? और इंडिया में ऑपोजिशन यही सोचता आया है, यही रीजन है कि इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो हार जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि हारने वाले का कोई वैल्यू नहीं है, केवल जीतना ही सब कुछ है। तो जब बीजेपी ऑपोजिशन में रही तब भी उसने काम नहीं किया, जब कांग्रेस ऑपोजिशन में है तब भी वो दंगा और उधर उधर की बातें ज्यादा करते रहते हैं, फालतू में आज तक पे डिबेट करते हैं। बल्कि रियलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त सोची गई थी वो ये सोचा गया था कि जो लोग रूल करेंगे वो लोग ढंग से काम करेंगे और बचे हुए लोग उनके काम पे नजर रखेंगे क्या ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर वो नजर, ये मान लो अच्छे से काम नहीं करते, लेकिन इन्होंने जो हार गए उन्होंने नजर अच्छे से रखी होती, तो अगली बार जो हार गए थे उनको जिता देती जनता, क्योंकि उन्होंने ऑपोजिशन का अच्छा रोल निभाया है। तो the system of election is not about winning, it's about मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस इन डेमोक्रेसी के। जो जीत गए वो अपना काम करे और जो हार गए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो जीत गए उन पे नजर रखेगी ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए मैंने टॉपिक उठाया था कि रोल ऑफ ऑपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इट वोंट कम, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी था। जो मैंने बताया है वो उतने में हो जाएगा काम जो मैंने लिखवाया है। अभी टाइप्स ऑफ इलेक्शंस में क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। कोई मेरे को ये बताए कि वोट देने हम लोग जाते हैं तो एमपी का इलेक्शन होता है, तो बैलेट पेपर में एमपी का नाम आता है, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन है या नहीं? हम क्या बता रही हूँ। हम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मोदी के लिए इलेक्शन हुआ था, मोदी ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसके लिए लोग वोट देने गए थे या नहीं? हम गए थे। एमपी की तरह, पीएम नहीं। मोदी ने एमपी की तरह इलेक्शन लड़ा था। पीएम में और एमपी में फर्क है, एक तो ये उल्टे है और दूसरा पीएम का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, एमपी का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम लोग कभी पीएम नहीं चुनते, हम लोग एमपी को चुनते हैं, उसकी पूरी पार्टी को चुनते हैं, और जितने एमपी चुने जाते हैं वो एमपी मिलकर डिसाइड करते हैं उन्हें पीएम की सीट किसे बनाना है। बात सही है कि नहीं? हाँ मैम, हम तो पार्टी को चूज करते हैं। हाँ, तो हम पार्टी के एमपी के तौर पे अगर मोदी खड़े भी हुए इलेक्शन में तो वो एमपी की सीट पे खड़े होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट पर, पीएम की सीट पे नहीं खड़े होते, क्योंकि पीएम की सीट का कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता इंडिया। तो डायरेक्ट इलेक्शन में मान लो मोदी खड़े तो लोग वोट देने जाते हैं कि नहीं? ये है मोदी की दाढ़ी, ठीक है भाई, तो मोदी के लिए इलेक्शन दिया। कभी तुमने प्रेसिडेंट के लिए कोई इलेक्शन होता है क्या इंडिया में कि प्रेसिडेंट के लिए आज इलेक्शन हो रहे हैं, चलो वोटिंग होता है, बट
पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। तुम गए हो, मम्मी पापा गए हैं कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? इतना बताओ केवल। नहीं मैम। ओके, बस इतना ही बोलना था कि जो लोगों के इलेक्शन में हम खुद चल के जाते हैं वो तो डायरेक्ट इलेक्शन है। जिन लोगों के इलेक्शन तो होती है लेकिन हम चल के नहीं जाते, वो कौन सी इलेक्शन है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन कुछ ही सीट्स के लिए होता है, वो है एमपी और एमएलए। बात सही है कि नहीं? यस एमएलए स्टेट में होता है, जैसे सेंटर पे एमपी होता है पार्लियामेंट में, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए होता है। योगी की अपनी एक वो है विधानसभा, समझ गए? तो जो सेंटर में, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो चीज सेंटर पे है सेम चीज स्टेट लेवल पे भी है। स्टेट को अपने आप में एक छोटा कंट्री मानो, तो वो जो स्टेट की अपनी खुद की पार्लियामेंट है वो है स्टेट का लेजिस्लेचर। तो एमएलए और एमपी के इलेक्शन ऐसे होते हैं, तभी यही रीजन है ना कि बार बार स्टेट के इलेक्शन होते हैं। हर 5 साल के बाद एक स्टेट का इलेक्शन भी होता रहता है बीच बीच में, किसी स्टेट का, कभी बिहार का, कभी कर्नाटक का, और हर 5 साल में एक सेंटर का इलेक्शन होता है कि नहीं? यस तो मैम। जब यूपी का इलेक्शन हुआ था तो योगी जी जीत गए थे, तो योगी जी एमएलए की सीट पे लड़े थे, ठीक है। और जब पूरे इंडिया का इलेक्शन अभी हुआ था तब उस सीट पे, एमपी की सीट पे मोदी जीत गए थे बनारस से। तो एमपी और एमएलए के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। उसके अलावा कुछ इलेक्शन है जो तुमने कभी नहीं देखे, जैसे प्रेसिडेंट, उसके अलावा राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं क्या? राज्यसभा के इलेक्शन हम लोग तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं क्या कभी? सचिन तेंदुलकर हम लोकसभा वाले जो पीपल होते हैं वो डिसाइड करते हैं। हाँ सही बात है, लेकिन हम नहीं जाते। तो प्रेसिडेंट का, राज्यसभा का और एमएलसी, एमएलसी माने जैसे सेंटर पे होती है लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही स्टेट लेवल पे होती है विधानसभा और विधान परिषद। तो जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एकदम स्टेट पे। उनके बारे में ना कोई सुनता है ना उनके बारे में कोई कुछ जानता है, तुम्हें भी नहीं जानता। बस ये समझो कि सेंटर लेवल पे जैसे विधानसभा और राज्यसभा होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसमें लोकसभा के लिए इलेक्शन होता है, उसको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके लिए इलेक्शन होता है। लेकिन राज्यसभा के लिए इलेक्शन, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी बैठते हैं, वहां कोई इलेक्शन नहीं होता। वैसे ही स्टेट पे जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा, उसका इलेक्शन होता है, लेकिन उसकी भी एक काउंसिल होती है राज्यसभा की जैसे, जिसके बारे में सुना जाना नहीं जाता, उसके भी इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं। यानी टोटल हमें 5 बॉडी पढ़नी है। पहली बॉडी प्रेसिडेंट की, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलसी। इसमें ये वाला जो राइट हैंड है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इंडिया में। इसके लिए हम लोग वोट देने नहीं जाते, इसके लिए फिर लेकिन इलेक्शन है यानी कोई तो वोट दे रहा है, इनडायरेक्ट ही सही लेकिन इलेक्शन तो है, तो कोई तो वोट दे रहा है। तो कौन वोट दे रहा है? हम लोग इनके इलेक्शन में जाते हैं, लोकसभा और एमएलए के इलेक्शन में, और ये लोग मिलके ये लोग इनके इलेक्शन में जाते हैं। किसको कोई बात समझ आ गई? आ गई। यानी हम लोकसभा के लोगों को वोट देंगे, मोदी को, और मोदी के जितने भी साथ वाले लोग हैं उनको हम देंगे, और ये लोग और राज्य के कुछ लोग जो इस एमएलए में होंगे, इधर वाली लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे, इन लोगों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये लोग जाएंगे राज्यसभा के लोगों को और एमएलसी के लोगों को सेलेक्ट करेंगे। सही बात है कि नहीं? तो ये इनकी इंटरनल वोटिंग होती है। हाँ बेटा। मैम लेकिन हम क्यों नहीं करते प्रेसिडेंट और इन सबको? सिस्टम नहीं है बेटा, क्योंकि कुछ पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस भी होती हैं। तो प्रेसिडेंट के पद को या फिर राज्यसभा को इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं माना गया है जिसके लिए इलेक्शन कराया, क्योंकि इलेक्शन इज अ वेरी कम्बरसम एंड क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव प्रोसेस। बहुत पैसा खर्चा होता है इलेक्शन में। हाँ मैम, बट ज्यादा पावर्स तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है दैन प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर को तो चाहो या ना चाहो तुमने इनडायरेक्टली इलेक्ट कर ही दिया है ना। तुमने जिस पार्टी के एमपी को इलेक्ट किया है उसी पार्टी से तुम किसी ना किसी को प्राइम मिनिस्टर चाहते हो। यस मैम। तो इसका इलेक्शन तो ऑलमोस्ट हमने कर दिया है। अब वो अपने, अभी 500 लोगों की पार्टी है, अभी किसको बनाना चाहते हैं वो उनका पर्सनल डिसीजन है, ऐसा ही सिस्टम बनाया गया है। लेकिन अभी तुम बोलोगे अगर राज्यसभा की, हाँ पूछो, मुझे डाउट है। पूछो बेटा पूछो। मैम मीटिंग एंड होने वाली है, रिज्वाइन तो करना ही है। हाँ पूछो बेटा। हम रिजॉइन करके पूछ लूं? ठीक है, रिज्वाइन करके पूछ लो।